किसी अनजाने फूल की महक गोरा के व्याकुल हृदय को सहलाने लगी। चारों तरफ से माधुर्य की लहरों ने आकर एक अतल अनादि शक्ति के आकर्षण में समेट लिया। वेदना और आनंद उसके समूचे मन को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाने लगे। बार बार वह अपने आप से पूछने लगा कि उसके जीवन में यह किस नई चीज का आविर्भाव हो रहा है और इसका प्रयोजन भी क्या है। जिस प्रण के द्वारा उसने अपने जीवन को बांध रखा था, उसके बीच इसका स्थान कहां है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बांधी और अपने आप में ठान लिया कि इस विरुद्ध शक्ति को अभी के अभी परास्त करना होगा। नहीं नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस अंतर्द्वंद को खत्म करना होगा, खत्म करना होगा। इतनी रात कर दी बेटा, खाना तो ठंडा हो गया है। हाँ, पता नहीं माँ, आज क्या सूझा कि बहुत देर तक गंगा के घाट पर बैठा रहा। क्या बिनोय तेरे साथ था? नहीं माँ, वो परेश बाबू के वहाँ रुक गया था। उन सब के साथ तेरा परिचय हो गया है? हाँ माँ। उनकी लड़कियां पर्दा तो नहीं करती ना? नहीं माँ। माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। कहाँ जाओगे बेटा? कोई काम है? नहीं माँ, कोई काम नहीं, परंतु यह यात्रा अपने आप में ही एक काम है। माँ, तुम सच में मना तो नहीं कर रही हो ना? माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना इतने दिन दूर नहीं रह सकता, लेकिन जाना आवश्यक है माँ। मुझे अपने विचारों का मंथन करना है। गोड़ा,
सतीश, आज तू अपने दोस्त के वहाँ नहीं जाएगा? जाऊंगा। तेरे दोस्त तुझे इतने रंग बिरंगी पेंसिल देते हैं, तो तुझे भी उन्हें कुछ देना चाहिए ना? हाँ, पर मैं उन्हें क्या दूं? तो ये फूल दे दे। ठीक है, जब जाऊंगा तब मैं दे दूंगा। तभी मैं सोच रहा था कि मेरे फूलों के गुलदस्ते से 2-4 फूल गायब कैसे हुए। मैंने नहीं चुराए तुम्हारे फूल। ये तो ललिता दीदी ने ही मुझे दिए, विनय बाबू को देने के लिए। अच्छा, मैंने कब दिए तुझे, झूठा कहीं का। और इस तरह विनय बाबू, ललिता और ब्रह्मो समाज दोनों से ही लिप्त होते गए। और तो और उस दिन परेश बाबू की लड़कियों को सर्कस दिखाने भी ले गया और वापस आकर निडर होकर गोरा से ये बात कह भी डाली। एक तरफ गोरा के हाथ से विनय की डोर छूटती गई, दूसरी ओर वरदा सुंदरी ने विनय को ब्राह्मो समाज के अंतर्भुक्त कराने के लिए विभिन्न इंद्रजाल की रचना शुरू कर दी। और इधर मोहीन दादा को जैसे ही विनय के फिसलने का आभास हुआ, वो शशिमुखी के व्याह के लिए और भी व्याकुल हो उठे। विनय जैसे सुपात्र को कैसे हाथ से फिसलने दे भाई। अरे अरे, मैं तो चला। ये देखिए, अब विनय बाबू आ रहे हैं। अब देखिए गुलाब फूल की बाकी कहानी। बाय बाय। लाल रंग तो लड़ाई का प्रतीक होता है, इसलिए संधि के फूल सफेद होने चाहिए थे। लाल फूल में क्रोध के रंग की झलक थी। मेरे ये फूल सुंदरता में उनके मुकाबले कुछ भी नहीं, किंतु शांति के शुभ्र रंग में नम्रतापूर्वक आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे फूल? मेरे फूल इन्हें आप कैसे कह सकते हैं? अरे, तब तो मैं गलत समझा। अरे सतीश बाबू, किसके फूल आपने किसको दे दिए? वाह, ललिता दीदी ने ही तो आपको देने को कहा था। तेरे जैसा बुद्धू भी मैंने और नहीं देखा। तू खुद ही तो कह रहा था कि विनय बाबू को लाल फूल उपहार देना है। लेकिन तुम्ही ने तो मुझे देने को नहीं कहा था। चुप बेवकूफ कहीं का। गोरा की यह पदब्रज यात्रा अपने आप को खोजने की यात्रा थी तथा संपूर्ण भारत आत्मा को पहचानने का एक प्रयास था। पढ़े लिखे भद्र समाज और कलकत्ता शहर के बाहर असली ग्रामीण भारतवर्ष कैसा है, यह जानने की व्याकुलता उसे स्थिर नहीं रहने दे रही थी। वह अपने आप के सत्य अस्तित्व की तलाश में निकला। साथी छूट गए। कदम कदम पर कष्ट और चुनौतियां यात्रा को और भी कठिन बनाती गई, लेकिन गोरा के निर्दयी उत्साह के साथ समय भी हार मान गया। ঠেকাই মাথা ও আমার
शिक्षित और भद्र समाज के बाहर हमारा भारत कैसा है, यही तो मैं देख रहा हूं। ये किस तरह विभाजित, संकीर्ण और दुर्बल है, अपनी शक्ति और अपने हित के बारे में अनजान। ये अपनी बनाई हुई बाधाओं से इस कदर सीमित है, यह देखकर मुझे भय होता है। अगर मैं भारत का यह दरिद्र रूप नहीं देखता तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि इनके लिए कुछ बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं और संस्कार कितने अटल। इनका हृदय, इनकी चिंता, इनकी चेष्टा कितनी दुर्बल है। इस अज्ञानता, जड़ता और दुख का बोझ भयंकर और विराट है, जो कि हर शिक्षित अशिक्षित, धनी दरिद्र सभी के कंधों पर भार स्वरूप है। और ये हमारे आगे बढ़ने के पथ की बाधा है। गौरमोहन बाबू, ये तो मुसलमानों का मोहल्ला मालूम होता है। हे भगवान, लगता है यहाँ एक बूंद पानी और खाने को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अरे सुनिए, यहाँ आसपास किसी हिंदू का घर है क्या? हाँ, इधर सामने ही है, राघवरी के घर। चले जाइए बाबूजी। जी धन्यवाद। राखो हरी, ओ राखो हरी, राखो हरी। आइए बाबू आइए, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। जी 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 बाबू, आइए। बैठिए बाबूजी, बैठिए। जी। मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। लीजिए बाबूजी। गौरमोहन बाबू, ये देखिए। ये बच्चा मेरा बेटा है, किंतु ये तो मुसलमान है और आप हिंदू। हाँ, मैंने इसे गोद लिया है। बाबू, हम जिसे हरि कहते हैं वह उसे ही अल्लाह, इसमें कोई फर्क कहां। हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। हिंदू के पीने लायक पानी कहीं मिलेगा? और इसके माँ बाप? दोनों हैं, पर दोनों ही जेल में। मतलब? इस इलाके की सारी जमीन नील व्यापारियों की है। सारे लोग अंग्रेजों से हार मान चुके हैं, सिर्फ घोषपाड़ा को छोड़ के। हमारे इलाके में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। इनके मुखिया फारूक सरदार बहुत निडर और अच्छे इंसान हैं। पुलिस वालों की पिटाई करके 2 बार जेल काट के आया। इस बार नदी किनारे की जमीन से बहुत अच्छी फसल हुई, पर दुष्ट जमींदार के लोग आकर सारी फसल उठाकर ले गए। उसी झगड़े के दौरान फारू ने मैनेजर के दाएं हाथ पर ऐसी लाठी मारी
कि मैनेजर की बाह काटनी पड़ी। उसी दिन से पुलिस गांव को तबाह करने पे तुली हुई है। किसी के घर में कुछ नहीं बचता, औरतों की इज्जत आबरू नहीं बचती। फारू और उसकी पत्नी दोनों हवालात में हैं। ये फारू का बेटा तामीज। क्या पुलिस को सूचित नहीं कर सकते? पुलिस तो उनसे मिली हुई है बाबू। दारोगा अपनी टोली लिए नील के कारखाने में ठहरा हुआ है। गांव के अधिकतर मर्द और जवान फरार हैं। तभी तो दारोगा और भी मनमानी करता है। उफ, यहां आसपास कोई हिंदू का घर नहीं है क्या? है ना बाबू, उस नील कारखाने का मालिक माधव चट्टोपाध्याय। ये माधव चट्टोपाध्याय कैसा व्यक्ति है? साक्षात यमदूत। ऐसा निष्ठुर बदमाश ढूंढे नहीं मिलेगा। इस दंगे फसाद के बीच भी आप यहां ठहरे हुए हैं। आप क्यों नहीं चले गए किसी दूसरे गांव में? इस इलाके में मेरी सिवा मेरी उम्र का कोई मर्द नहीं। मैं भी चला गया तो औरतें डर के मारे मर ही जाएंगी। गौरमोहन बाबू, यहां पर नहीं रुका जा सकता। चलिए आप, चलिए। अविनाश, तुम चले जाओ, मैं यहीं ठहरूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? कुछ ना खाकर? नहीं, तुम खा पीकर वापस कोलकाता चले जाना। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन आप अन्न ग्रहण कहाँ करेंगे? इस म्लेच्छ के घर? क्यों? उस दुष्ट अत्याचारी माधव चटर्जी के घर अन्न ग्रहण करके मैं अपनी जात की रक्षा करूं, और जो उसके अत्याचार सहकर एक मुसलमान बालक का लालन पालन कर रहा है, उसके घर में जल भी नहीं ग्रहण कर सकता? ये मुझसे नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि गौरा जैसा धर्मशील हिंदू किस मुंह से उन मलेच्छों के घर रहने की बात कर सकता है। घर के बाहर कदम रखने के बाद गोरा ने अपने अस्तित्व को पहचाना। पवित्रता को एक बाहर की चीज बनाकर भारतवर्ष में हम कितना भयंकर अधर्म कर रहे हैं, इस जिज्ञासा ने उठते बैठते जागते एक तीव्र विद्रोह की भांति उसके समग्र हृदय को ग्रास कर लिया। वह अब तक समझता था इंसाफ के लिए डटकर खड़े हो जाने से ही अन्याय का प्रतिकार हो जाता है, पर आज भारतवर्ष का यह असहाय चित्र देखकर उसको अपने पुराने विश्वासों पर संदेह होने लगा। आज प्रथम बार उसके अंदर एक नई चेतना जागी। धर्म का सत्य स्वरूप क्या है? सहिष्णुता, समन्वय, भ्रातृप्रेम, या विभेद, घृणा, अस्पृश्यता? उधर भूखा प्यासा अविनाश तहसीलदार माधव चट्टोपाध्याय के घर खा पीकर कलकत्ता रवाना हो चुका था। इधर गौरा अपने मन की ग्लानि में जलते हुए, गुस्से की अग्नि में दग्ध होते हुए
संध्या के समय माधव चट्टोपाध्याय के घर पहुंचा। माधव को यह सूचना अविनाश के द्वारा पहले ही मिल चुकी थी। आइए आइए बाबूजी, आप ही के आने का इंतजार कर रहा था मैं आपके यहाँ पानी तक स्पर्श नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हैं महाशय, यहाँ संकोच कैसा? ये तो ब्राह्मण का घर है। आप अपनी निर्बल प्रजा पर अत्याचार करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। तू कौन है बे? कहाँ से आया है? ओह, तो आप ही हैं यहाँ के दारोगा। घोषपाड़ा में आपके कुकर्मों की सूचना मुझे पहले ही मिल चुकी है। मैं आप ही को सावधान करने आया था। तो क्या करेगा? फांसी पे चढ़ा देगा? हौसला तो देखो, ये तो सर पर ही चढ़ा जा रहा है। अरे हवलदार, हवलदार, जरा इधर आना तो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? भद्र पुरुष है। अरे कहाँ का भद्र? अभी गाली गलौज कर रहा था। अरे गुस्सा क्यों होते हो? इन्होंने कोई गलत थोड़ी ही कहा है। बाघ का तो काम है आदमी को मार कर खाना, वो तो अपने फितरत से लाचार है। देखो जी, हम यहाँ सरकारी काम से आए हैं। हमारे काम में अगर दखल अंदाजी की तो मुश्किल में पड़ जाओगे। महाशय, आज यहाँ हमारी खातिरदारी में रुक जाइए। आपके लिए सारे बंदोबस्त अलग से करवा देंगे। अरे रुकिए रुकिए, एक लालटेन तो ले जाइए। दारोगा जी, जी अभी के अभी मजिस्ट्रेट साहब के पास किसी आदमी को भेजिए। क्यों? आदमी क्यों? उन्हें ये सूचना देने के लिए कि एक बाबू उनके खिलाफ यहाँ पे गवाह तैयार कर रहा है। क्या हुआ राधा, रुक क्यों गई? कुछ नहीं बाबा। बाबा, आप मुझे पहले की तरह क्यों नहीं पढ़ाते? मेरी छात्रा मेरी पाठशाला से अब उत्तीर्ण हो गई है। अब वो खुद पढ़कर समझ सकती है। नहीं बाबा, मुझे आपसे ही सब कुछ सीखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कल से हम साथ पढ़ेंगे। जी बाबा। अच्छा बाबा, उस दिन विनय बाबू जाति व्यवस्था के बारे में जो कह रहे थे, वो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मैंने कभी अपने विचार तुम लोगों पे थोपे नहीं। तुम लोगों का चिंतन स्वतंत्र हो, यही मेरी सोच है।
पर तुम मुझे सवाल पूछना, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सवाल तो है बाबा। हम समाज में जातिवाद के भेदभाव को इतना बुरा क्यों मानते हैं? बेटा, बिल्ली को पास बैठाकर भोजन करने में कोई संकोच नहीं, लेकिन कोई इंसान अगर वही कमरे में आ जाए तो भोजन अपवित्र हो जाता है, उसे फेंकना पड़ता है। जिस धर्म व्यवस्था में इंसान इंसान से इतनी नफरत करे, वो धर्म नहीं अधर्म है। जिस धर्म में इंसान का इतना अपमान हो, अवज्ञा हो, वह धर्म कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पर बाबा, सभी को समान दृष्टि से देखना हमारे देश का चरम तत्व रहा है। बेटा, समान दृष्टि से देखना एक ज्ञान की बात है, दिल की नहीं। क्योंकि समान दृष्टि में ना प्यार है, ना घृणा, ना राग, ना द्वेष। अब इसी समान दृष्टि के होने के बावजूद भी हमारे समाज में नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। जब भगवान के द्वार पर ही इतना भेदभाव है, तब इस दर्शन का क्या मूल्य है? बाबा, ये सब कुछ आप गौर मोहन बाबू और विनय बाबू को क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं राधा कि विनय बाबू ये नहीं समझते, बल्कि ज्यादा ही समझते हैं। और गौरमोहन समझने में कम, समझाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जिस दिन वह सच्चे मन से परम सत्य का दर्शन कर लेंगे, उस दिन उन्हें तुम्हारे बाबा के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा बाबा, आज मैं भी आपके साथ प्रार्थना में बैठूं? और बाबा, एक बार गौर मोहन बाबू की माँ से हम लोग मिल आए। हाँ, जाओ ना। गौर की बातें सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, खुद गौर है। उन शब्दों में आकृति है, गति है, प्राण है, जो विश्वास और स्वदेश की वेदना से परिपूर्ण है। यह सिर्फ विचार नहीं है जिन्हें तर्क से खारिज किया जा सकता है। उनके शब्द एक संपूर्ण इंसान है, और वह ऐसा इंसान नहीं जिन्हें आप नजरअंदाज कर सकें। क्यों रे शशि, आजकल तू मेरे पास पढ़ने क्यों नहीं आती है? दादी, वो माँ ने मना किया है। अच्छा। और
मुझे मेरी सहेलियों के साथ भी खेलने नहीं देती। पर क्यों? वो कहती है अब मेरे खेलने की उम्र नहीं रही, मुझे अब मेरे घर के काम काज में ध्यान देना चाहिए। अरे क्यों शशि, तू तो अभी बच्ची है। वो कहती है बिहार के समय कोई बच्ची नहीं रहती। दादी दादी अभी मैं चलती हूँ। अरे माँ, ये शशि क्यों भाग गई? शर्मा गई, अपने चाचा के दोस्त से नहीं पर अपने होने वाले पति को देखकर। बीनू, गोड़ा की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है माँ? अपने बारे में तो कुछ खास नहीं लिखा है, पर देश के गरीबों के दुर्दशा के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। माँ, गोरा अपने समाज की बुराइयों को अनदेखा करके सिर्फ दूसरों में ही दोष ढूंढता है। हमारे समाज में जो रोज अपराध, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उसका क्या? शशिमुखी जैसे बच्ची के साथ विवाह, ये उसको अन्याय नहीं लगता? मैंने ये ठान लिया है माँ कि मैं इस झूठ को और बढ़ावा नहीं दूंगा कि हमारा समाज औरतों की इज्जत करता है, उन्हें लक्ष्मी स्वरूप या देवी समझता है, क्योंकि मुझे यह बोध हो गया है कि हमारे देश के प्रगति के लिए नारी जात कितनी आवश्यक और अहम है। मेरे गुस्से को देखकर आपको हंसी आ रही है? बीनू, आज तुम्हारे विरोध के स्वर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हारे विरोध को स्वर मिला है उससे नहीं मिलवाओगे। माँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है? कोई नहीं समझता कि मैं स्वतंत्र विचार के योग्य हूँ। अरे अरे ठीक है, आज तुम खाना खा कर ही जाना। ठीक है माँ। मैं जरा शशिमुखी से मिलकर आता हूँ, देखूँ तो उसका चारू पाठ खत्म हुआ कि नहीं। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मोहिम, देखो, शशिमुखी का ब्याह बिनोय के साथ नहीं हो सकता है। क्यों? आपको आपत्ति है क्या? आपत्ति इसलिए कि मैं जानती हूँ ये शादी सफल नहीं होगी। माँ, विनय अपनी मर्जी से ये शादी कर रहा है और गोरा भी राजी है, तो दिक्कत क्या है? खैर, जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी विनय ये शादी कभी नहीं करेगा, इतना तो मैं भी जानता हूँ। मोहिम, मैं बिनोय को तुमसे बेहतर जानती हूँ बेटा। अच्छा, गोरा से भी ज्यादा? हाँ, गोरा से भी ज्यादा। और इसी में सबकी भलाई है कि मैं इस ब्याह में अपना मत ना दूं। ठीक है, गोरा लौट आए, फिर देखते हैं। मोहिम, तुम मेरी बात मानो, इस मामले को आगे बढ़ाओगे तो मुश्किल होगी। माँ, मैंने कहा ना, गोरा लौट आए फिर देखते हैं। पंडाल लग गया था। मजिस्ट्रेट ब्राउनलो साहब के सरकारी डाक बंगले में परेश बाबू के घर के लोगों को ठहराया गया था। परेश बाबू को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेले कलकत्ता में ही रह गए थे। परेश बाबू की लड़कियों का अभिनय और काव्य आवर्ती सुनाने के लिए मजिस्ट्रेट ने अनेक अंग्रेज बंधुओं को बुलाया था। गिने चुने कुछ बंगाली भद्रजनों को भी आमंत्रण मिला था। थोड़े समय में ही पानू बाबू ने अपनी उच्च कोटि की बातचीत से मजिस्ट्रेट साहब को काफी संतुष्ट कर लिया था। ईसाई धर्मशास्त्र के विषय में पानू बाबू का असाधारण ज्ञान देखकर साहब आश्चर्यचकित हो गए थे।
आज शाम को नदी किनारे की सैर करते समय वह पानू बाबू के साथ इसी गंभीर चर्चा में लगे हुए थे। ठीक इसी समय हाथ में बांस की लाठी, चादर सिर पर पगड़ी की तरह बांधकर गोरा साहब के सम्मुख आ खड़ा हुआ। और आगे क्या हुआ ये आप लोग देख ही लीजिए। You have an unusual knowledge of Christian scriptures. You just fall short of being a Christian yourself. Thank you, sir. Thank you. I am a lifelong admirer of Englishmen, and मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। मैं घोषपाड़ा गया था। Oh, I see. Then you are that man. What's your race? बंगाली ब्राह्मण। Are you linked with any newspaper? जी नहीं। तो फिर घोषपाड़ा क्या करने गए थे? मैं देश भ्रमण पे निकला था। कुछ दिन घोषपाड़ा में भी ठहरा। वहां पुलिस के अत्याचार और दमन के विरुद्ध आपके पास न्याय लेने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि ये नीच लोग कितना दुष्ट, पाजी और बदमाश है? वो दुष्ट नहीं, किंतु वो स्वतंत्र और निडर हैं। वो किसी भी प्रकार का दमन नहीं सहेंगे। Insuperable! You don't know anything about the ground reality. आपका ज्ञान तो और भी सीमित है। देखिए, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। If you further interfere in the matter of Ghoshpara, you will pay much for it. जब आपने ठान ही लिया है कि इस अन्याय के प्रति आप कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि मैं घोषपाड़ा वापस जाकर ग्रामवासियों को संगठित करूं पुलिस के विरुद्ध। चलता जाएगा, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। कितना हो मुश्किलों का, मगर ना झुका है ना झुक सकेगा ये सर। जिंदा फिर भी रहेगा मेरा ज़मीर, जिस्म को मौत भी आ जाए अगर। तन्हा राही अपनी राह चलता जाएगा, और इस तरह घोषपाड़ा के ग्रामवासियों को इंसाफ दिलाने के लिए गोरा जमीन आसमान एक करता रहा। अपने कंधों पर उन मुजरिमों की जमानत का दायित्व लेकर वह कोर्ट में हाजिर हुआ। बाल्य बंधु वकील सात कौड़ी हालदार उसकी सहायता में थे, परंतु सरकारी वकील होने के नाते उनकी भी पाबंदी थी। हालातों से हार न मानकर निडर निर्भीक गोरा अधीर होकर किसी भी तरह एक उपाय की तलाश में छटपटाता रहा। एक दिन एक मैदान के किनारे कुछ सिपाहियों के साथ कुछ छात्रों का संघर्ष चल रहा था। उस रास्ते से जाते हुए गोरा यह तमाशा देखकर
डटकर वहीं खड़ा हो गया और सिपाहियों पर टूट पड़ा। घूंसे और लातें जमाकर ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि भीड़ लग गई और थोड़ी ही देर में वह गिरफ्तार हो गया। इधर लगभग 3-4 बजे डाक बंगले में जब विनय, पान बाबू और लड़कियां अभ्यास कर रही थी, तब किसी ने उन्हें खबर दी कि गोरा को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया है और अगले ही दिन मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होगी। गोरा हवालात में है, यह खबर सुनकर पानू बाबू को छोड़ सब लोग चौंक उठे। विनय तो दौड़ता हुआ सहपाठी 7 कोड़ी हालदार को लेकर सीधा हवालात पहुंचा और उसके बाद गोरा, कल कचहरी में तारीख है। 7 कौड़ी जमानत की अर्जी देंगे और मैं रहूंगा जमानती। मैं मुकदमा लड़ूंगा। मुझे ना जमानत चाहिए ना कोई जमानती। क्या लगता है गोरा का बचपना अभी तक नहीं गया? प्रजा के प्रति किसी भी प्रकार का अविचार राजधर्म के विरुद्ध है। पैसे और प्रभावशाली मित्रों के द्वारा मुझे इस हवालात से मुक्ति मिले। ऐसी मुक्ति मैं नहीं चाहता। मैं अपने संपन्नहीन देशवासियों की नियति के साथ अपनी नियति जोड़ना चाहता। गोरा, तुम बचपना मत करो। यह सारा काम 7 कौड़ी पे छोड़ दो। तुम कब आए यहां पर? उफ, यह समय मेरे बारे में बात करने का नहीं है गोरा, तुम्हारे बारे में सोचने का है। चिंता मत करो, मैं तो यहां क्वीन विक्टोरिया का अतिथि हूं। यहां का तो तुम खाना भी खा नहीं सकोगे। चलो विनय, बाहर से कुछ खाना भेजने का प्रबंध कर दूं। नहीं, मेरे लिए व्यर्थ चिंता मत करो। जो सभी को यहां प्राप्त है, मैं उसी को ग्रहण करूंगा। পরে ঠেকাই মাথা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। मौसी, हमें गौरमोहन बाबू के बचाव के लिए कुछ तो प्रबंध करना होगा ना। फालतू की झमेले में हम क्यों अपना प्रोग्राम खराब करेंगे? ये सब बेकार की हेकड़ी है। बिल्कुल बेकार नहीं है। गौर बाबू ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तुम ये सब बातें क्या जानो है? 2-4 किताबें रटकर कॉलेज क्या पास करा है, जिनका ना धर्म ना धरना। और ये सब बकवास सुनकर तुम लोगों का सिर फिर गया है। मुझे माफ कर दीजिए विनय बाबू। आपने शुरू से ही मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी। विनय बाबू, आज रात नाटक नहीं होगा। पानू बाबू चाहे जितनी मर्जी मजिस्ट्रेट की खुशामदी करे, परंतु हमारा मानदंड इतना भी बिका हुआ नहीं है। ललिता, तुम होश में तो हो? पानू बाबू चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। ललिता, देखो बेटा, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। सुबह से विनय बाबू न खाए न पिए, इन्हें कुछ भोजन तो करने दे। क्षमा करें, यह उसी मैजिस्ट्रेट का घर है। मेरा यहाँ नहाना खाना नहीं हो सकता। तुम सबको हो क्या गया है? तुम सब मुंह बंद करके क्यों खड़े हो? सुची, तुम समझाओ ना इन्हें। सारी तैयारियां हो चुकी है। आज किसी भी तरह संभालना ही होगा तुम्हें,
नहीं तो तुम्हारे बाबा की नाक कट जाएगी। बाबा को अगर सच्चाई का पता चलता ना, वे कभी हमें यहाँ रुकने को ना कहते। मुझे इजाज़त दीजिए। 2 घंटे में कोलकाता के लिए स्टीमर रवाना होने वाला है। मुझे गोरा की माँ को खबर भी करनी है। ना 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 ना। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? ना 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 ना। कलकत्ता के लिए जब स्टीमर छूटने ही वाला था और खलासी सीढ़ी उठाने की तैयारी कर रहे थे, तब अचानक विनय ने देखा एक भद्र महिला तेजी से जहाज की ओर बढ़ी आ रही है। वह ललिता जैसी लग रही थी, परंतु विनय को यह विश्वास नहीं हो रहा था। ललिता के इस भयंकर दुस्साहस से विनय चकित हो गया। गोरा के बारे में पूर्व धारणा के कारण आज ललिता के मन में जो अनुताप हो रहा है, क्या सिर्फ इसी कारण से ललिता आज किसी को कुछ ना कहकर निडर होकर विनय के साथ अकेली स्टीमर में चढ़ गई? विनय के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। एक तरफ गोरा का दुख और दूसरी ओर इस बात की ग्लानि को लेकर इस आकस्मिक परिस्थिति का संकट, सब ने मिलकर विनय को स्तंभित कर दिया था। परंतु मन के एकांत में ललिता के प्रति श्रद्धा से उसका हृदय भर उठा था। अन्याय के विरोध में खड़ी इस नारी शक्ति के अपूर्व परिचय से विनय वाक्रुद्ध हो गया। उसने इस माधुर्य मंडित शक्ति के आगे अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। जब स्टीमर कलकत्ता आ पहुंचा तब सुबह हो चुकी थी। रात का वह मधुर संगीत दिन में कर्म क्षेत्र के समक्ष आने पर ऐसे कठोर स्वर के साथ क्यों रुक गया? एक अनजाने संकट का आभास मन को बार बार अपराधी ठहराता गया। किसको पता था, इधर घर में और एक संकट उनका इंतजार कर रहा था। जी हां, वह है होरी मोहिनी। होरी मोहिनी सुचरिता और सतीश की सगी मौसी है। वह बाल विधवा है और कट्टर हिंदू अनुरागी भी। बाल गोपाल की मूर्ति वक्ष में पकड़े ढूंढते ढूंढते वह परेश बाबू के घर आ पहुंची। सदानंद, सदा परोपकारी परेश बाबू कैसे इस विधवा को आश्रय ना दे? उन्होंने विनम्र चित्त से उसको अपने घर की तीसरी मंजिल में ठहरने का स्थान दिया। पर उनको क्या पता था, धर्म के जंजाल को जरिया बनाकर एक दिन यह होरी मोहिनी उनके घर को खंडित कर देगी। विधवा के अश्रु भरी निवेदन से परेश बाबू जैसे धर्मशील व्यक्ति को भविष्य के किसी संकट की छवि दिखाई नहीं दे रही थी। मौसी, मौसी, ये देखो, ये मेरी लोलिता दीदी है और ये विनय बाबू है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं सतीश की मौसी हूँ। इसकी माँ मेरी सगी बड़ी दीदी थी। सिर्फ सतीश की मौसी कहने से काम नहीं चलेगा। फिर तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। हाँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बाबा को लौटने में देरी होगी और आपको गौर मोहन बाबू की माँ के पास भी जाना है ना?
विनय बाबू रुक जाइए ना। ललिता दीदी, तुमने विनय बाबू को जाने के लिए क्यों कहा? मौसी, अब विनय बाबू को खाना खाने के लिए। सतीश, मैं खाना खाने फिर कभी आ जाऊंगा। आज मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी दीदी ठीक ही कहती है। प्रणाम। प्रणाम। अरे ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? धूप, अगरबत्ती, पूजा पाठ, ये सब आखिर हो क्या रहा है? और आप ये क्यों नहीं समझती कि ये एक ब्राह्मणों का घर है? माँ, आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ। मौसी, आइए, आप मेरे साथ अंदर चलिए। मौसी, सतीश, जरा मौसी की सारी पूजा सामग्री अंदर ले आना। जी दीदी। अरे अरे बड़ौदा, ये क्या कर रही हो? ये हमारे मेहमान हैं और सतीश राधा रानी की मौसी भी। अरे कुछ तो ख्याल करो। उफ! आपको क्या पता मैं पिछले 2 दिनों से क्या क्या झेल रही हूँ। मुझसे और नहीं बर्दाश्त होगा। ये जात पात, छुआछूत का ढकोसला, और तो और अब घर पे 2-2 चूल्हे भी जलने लगेंगे। इतना बड़ा घर संभाल रखा है और एक असहाय विधवा का बोझ नहीं संभाल सकती। आप क्या जानो इन पर कितने बड़े अपमान का बोझ है। कल रात को ललिता ने इतनी लज्जाजनक बात की है। जो होना था सो हो गया, अब चर्चा करके क्या फायदा? जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका अतिरिक्त दुलार और ढिलाई जिम्मेवार है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा आपने उसका कितना नुकसान किया है। देखिए पानू बाबू, वक्त के साथ आप भी समझ जाएंगे कि बच्चों की परवरिश में स्नेह और प्रेम का क्या योगदान है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। बाबा, आप स्नान कर लीजिए, चलिए। तो हमारे प्रति बाबा की जिम्मेदारी को आप हमसे बेहतर समझते हैं। अपने आप को आप ब्राह्मण समाज के हेडमास्टर समझ बैठे हैं क्या? इस घर में अगर बाबा से ऊंचा होने की कोशिश भी करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, रामदीन भी नहीं। ललिता, जितना विद्वान और ज्ञानी आप अपने आप को समझते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे बाबा हैं। सुचरिता, सुचरिता, जरा इधर आना। जी। ललिता सबके सामने मेरा जो अपमान कर रही है, इसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। पानू बाबू, ललिता का मकसद आपका अपमान करना नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप बाबा को सम्मान दें, क्योंकि बाबा से ज्यादा सम्मानीय हम इस घर में किसी को नहीं समझते। लक्ष्मिया, ये देख, ये है आ, ये आ, और ये है ई। ये सारे दोबारा से लिख कर दिखा मुझे। जी माँ। माँ। लक्ष्मिया, बाद में पढ़ लेना। अभी बिनोय के लिए नाश्ता लिया। हाँ माँ, मुझे आने में देरी हो गई। मुझे खबर मिल गई। ये देख, गोड़ा की चिट्ठी आई है।
क्या लिखा है? ये देख। माँ, कारागार तुम्हारे गोरा का अनिष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर इससे तुम्हें थोड़ा भी दुख पहुंचे तो ये मेरे लिए दंड होगा। तुम्हारे लिए सिर्फ अपने बेटे के लिए चिंता करना ठीक नहीं होगा। बहुत सी माओं के बहुत से बेटे बिना अपराध यहां सड़ रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ उनके दुख का सहभागी बनना चाहता हूं। ঘরে আমার মন বসে না, বাইরে আসি তাই ও দয়াল, খোলা মাঠে বাউল সুরে দোতারা। माँ, बाहर 2 लड़के आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम लोग परेश बाबू के घर से आए हैं। अरे अरे आओ 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 बेटी, आओ आओ बेटी, बैठो 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 बेटी, बैठो। तुम लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई है, पर मैं तुम लोगों को पहचानती हूँ। विनय बाबू, आप कैसे हैं? काफी दिनों से हमारे घर नहीं आए। मैं आज ही उसे पूछ रही थी, उस दिन स्टीमर से आने के बाद तो वहाँ गया क्यों नहीं? इधर सारा दिन मेरे साथ तुम लोगों की ही बातें करता रहता है। बहुत इज्जत करता है वो तुम लोगों की। हाँ, और परेश बाबू के नाम से ये तो पिघल ही जाता है। और तो और इसकी मंडली तो इसको ब्राह्मो मानकर जात से निकालने की सोच रही है। बेटी, तुम क्या कहती हो बेटी? हमें खूब पता है कि विनय बाबू हमारा कितना आदर करते हैं, पर ये उनकी खूबी है, हमारी कोई गुणों के वजह से नहीं। अब विनय बाबू, बाबा भी आए हैं, नीचे कृष्णदयाल बाबू के पास बैठे हैं। अरे माँ, मैं जरा उनसे मिलकर आता हूँ। आपसे मिलने के बाद हमें पता चला कि गौरमोहन बाबू को इतनी शक्ति कहाँ से मिली। गोरा आज जेल में है, पर मैं मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर नाराज नहीं हूँ। जो सही है, चाहे वो गैर कानूनी क्यों ना हो, गोरा उसे करेगा ही। इसलिए कानून को दोष नहीं दिया जा सकता है। बेटी, अगर तुम मेरी गोरा की चिट्ठी पढ़ोगी ना तो समझोगी कि वो दुख से डरा नहीं है, उसे अपनी किए का अंजाम पता था। तुम गोरा की चिट्ठी पढ़ोगी बेटी? मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। जी माँ, आज मैं अपनी इच्छा से ही कारावास जा रहा हूँ। कारागार में अनेक लोग अपने अपराध से या बिना कारण अपमान और दुख झेल रहे हैं। बहुत लोग कारागार के बाहर सम्मान और मिथ्या जीवन जी रहे हैं। मैं उस आराम और सम्मान को धिक्कारता हूँ। मैं पूरे देश के कलंक को धारण करके ही कारागार से लौटूंगा। आचल पाता ओ आमार देशेर माटी, तुम्हार परे ठेकाई माथा। आपको मिलकर समझ में आता है कि इतनी दृढ़ता और शक्ति गौर बाबू को कहाँ से मिली। बिल्कुल विपरीत ललिता। गोरा अगर आम लड़कों की तरह होता तो उसका जेल जाने का दुख मैं कैसे सहती बेटा। माँ, वो परेश बाबू जाना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, जलपन किए बगैर मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी। बीनू, तू इनका ध्यान रख बेटा। सतीश आज सवेरे आपके घर गया था, ये पता लगाने
कि आपने उसको बिल्कुल ही त्याग दिया क्या? हाँ, अच्छा, पर मैं तो घर पर था नहीं। मुझे लगता है ललिता, विनय बाबू हम लोगों से डरने लगे हैं। दीदी, जो लोग शिकायत नहीं करते ना, सारे उन लोगों को ही दोषी ठहराते हैं। आप हमसे इतनी दूर चली गई हैं, तभी हम आपको दूर नजर आ रहे हैं। तुम्हारी दीदी कहते ही सारी दुनिया दूर होगी, पर हाँ, अब से तुम पर मेरा हक जरूर बन गया है। चलिए। बरदा सुंदरी जब तब अपनी ब्राह्म सहेलियों को निमंत्रण देने लगी। हरि मोहिनी को आक्रमण करना या नीचा दिखाना ही इसका उद्देश्य था। हिंदुओं के सामाजिक आचार व्यवहार के बारे में तीखी आलोचना विशेष रूप से हरि मोहिनी को निशाना बनाकर ही की जाती थी। मौसी के पास रहकर सुचरिता चुपचाप से यह आक्रमण सह लेती थी। आचार व्यवहार के मामले में सुचरिता अपने समाज के लोगों से अलग न हो, हरि मोहिनी इसका बड़ा ध्यान रखती थी। पर हरि मोहिनी को लेकर असंतोष दिन ब दिन बढ़ता गया। अलग से खान पान, अलग पानी और ब्राह्मण नौकर चाकर से शुरू करके दूध देने का अलग ग्वाला, यह सब बढ़ावा देखकर बरदा सुंदरी मन ही मन विद्रोही हो उठी। पारिवारिक अशांति के कारण परेश बाबू भी चिंतित हो उठे। इधर पानू बाबू ने हरि मोहिनी को केंद्र करके ब्राह्म समाज में बड़े उत्साह के साथ इस बात की चर्चा शुरू कर दी। अखबार में ब्राह्म समाज की वर्तमान दुर्गति की आलोचना और परेश बाबू के परिवार की ओर इशारा सारे पाठक अच्छी तरह समझ जाते थे। और तो और ललिता और विनय बाबू की स्टीमर यात्रा को लेकर भी उन्होंने ब्राह्म समाज में आग लगा दी। उठते बैठते लोग इन विषयों पे चर्चा करने लगे और इस तरह मामला गंभीर होता गया। मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस। अरे आखिर हुआ क्या है? सुचरिता अब अपनी मनमानी करने लगी है। वह अब पानू बाबू के लेख का तमाशा बना रही है। ये देखिए नमूना, देखो, उसकी शादी में अगर बहुत देर है तो मुझसे कह दो, मैं लड़कियों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। ये मनमाना आचरण बहुत अनर्थकारी साबित होगा, देखना। ललिता को ही देखो, पहले ऐसे थी, अब जो मन में आए करती है, किसी की नहीं सुनती। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे जड़ कौन है? कौन है इसके पीछे? घोषपाड़ा से उसका इस तरह लौट आना, समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई। आपको तो कुछ भी नहीं दिखता। पानू बाबू सुचरिता को शादी के लिए राजी कर लें, फिर आपत्ति कैसी? उफ, अब और सुचरिता की कितनी रजामंदी लेनी पड़ेगी? तुम तो हद ही कर देते हो भाई। असल बात तो ये है कि आपकी सुचरिता ही पानू बाबू के लायक नहीं है। देखो, जब तक वे दोनों एक दूसरे के मन को नहीं समझ लेते, मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा। असली बात तो ये है, आप सुचरिता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वे बहुत ऊंची चीज है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। माँ जी, आपकी कोई सहेली आई है। अरे मिसेस भट्टाचार्य, हाँ हाँ हाँ, उन्हें अंदर बुलाओ। अरे सुनीता, कितने दिनों बाद, कैसी हो?
अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी खबर लेने आई हूँ। सुना है कि तुम्हारे घर में कोई हिंदू विधवा रहने लगी है। पता है, सभा में आज इसी बात की ही चर्चा हो रही थी। मैंने बोला, बड़ौदा और हिंदू कभी नहीं। आओ आओ बैठो, ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, कौन जानता था। राधा रानी, ओ राधा रानी, पता नहीं कहाँ चली। प्रसाद तो ले जाओ। पता नहीं सतीश स्कूल से आया कि नहीं। हाँ, 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 असल में मैं राधा रानी को ढूंढ रही हूँ। हाँ, 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 आप लोग प्रसाद लेंगे? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कुछ जानती नहीं या जानबूझ के नाटक कर रही हो? देखो, हमारे यहाँ जितने दिन रहना चाहती हो रहो, लेकिन ये कह देती हूँ मैं कि तुम्हारे इस ठाकुर जी को यहाँ रखा नहीं जा सकता। अरे अरे, ये कैसा अन्याय आचरण है माँ? किसी के विश्वास को आप इतना अपमानित कैसे कर सकती हो? जो कभी इस घर में नहीं हुआ वह अब होने लगा है। हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था। मैं गांव में पली बड़ी। ललिता, तुम रसोई में आओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है। बाद में आती हूँ, मौसी का काम पूरा करके। मैं कह रही हूँ ना, अंदर चलो। नहीं जाऊंगी। अरे अरे बड़ौदा, बच्चों पर गुस्सा मत करो भाई, बल्कि झमेले की जड़ को उखाड़ कर फेंको। माँ जी प्रणाम। अरे अविनाश, रहने दो बेटा। सुना है विनय बाबू के साथ परेश बाबू की लड़की ललिता का ब्याह तय हो गया है। ये कभी सच नहीं हो सकता है। क्यों? विनय के लिए क्या ये असंभव है? मैं ऐसा नहीं कह सकती, पर इतनी बड़ी बात विनय मुझसे कभी नहीं छिपाएगा। ये बात मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों से सुनी है, इसलिए ये अफवाह तो नहीं हो सकती। अंत में विनय को ऐसा होना ही था। मैंने गोरा बाबू को सतर्क भी किया था। उनके प्रिय मित्र ने ही उनके पीठ में छुरा भोंका है। ये मोहिन दादा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जाओ देखो, अपने कमरे में ही होंगे। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तेरी? पानू बाबू आज मेरे वहां आए थे और मुझे खूब बुरा भला कहकर चले गए हैं। क्यों? उनका कहना है कि मेरे आचरण से उनके समाज में परेश बाबू की बेटियों की निंदा हो रही है। अगर तुम सचमुच ही ललिता को पसंद करते हो तो इसमें निंदा तो मुझे कहीं नजर नहीं आती। जबकि ब्याह की कोई संभावना ही नहीं है, तो फिर ये अफवाह फैलाना कितने अन्याय की बात है माँ, खासकर ललिता के लिए। देख बीनू, तुझ में अगर जरा सा भी पौरुष है ना, तो तुझे ललिता से शादी करनी ही होगी। माँ, सिर्फ मेरे हाँ कह देने से ही दुनिया में सब कुछ संपन्न हो जाएगा? जैसे सारे मेरे इशारे की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। कम से कम
तुझे जो करना है वो तो तू कर सकता है ना। ब्याह के लिए हाँ तो कर सकता है। उफ माँ, ऐसे बेमतलब की बातों से ललिता का और भी ज्यादा अपमान क्या नहीं होगा? और माँ, गोरा, उसकी बात भी तो सोचनी होगी। नहीं बेटा, इसमें गोरा की बात सोचना ही नहीं। मैं जानती हूं वो नाराज होगा, पर बीनू, तुझे अगर ललिता के प्रति जरा सा भी श्रद्धा है तो क्या तू चाहेगा कि वो सारी जिंदगी भर अपमानित होती रहे? माँ, तुम्हें जितना भी देखता हूं ना, मेरा आश्चर्य बढ़ता ही जाता है। तुम्हारा मन ऐसे साफ कैसे हो गया माँ? तुम्हारे लिए जैसे कभी कोई बाधा ही नहीं होती। ईश्वर ने मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं रखी है। वाह, दोनों कितने खुश। अरे मोहिम दादा, आप? तुम्हारे साथ ललिता का क्या संबंध है? क्या तुम ब्राह्म समाज में दीक्षा ले रहे हो? विनय को जाल में फंसाकर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लज्जता के साथ आयोजन होता रहा। विनय भोला है, जाल में फंस गया। गोरा को फंसाकर दिखाए तो ना जानू। मोहिम, बस मां, बहुत हो गया। माँ, तब क्या मुझे ब्राह्म समाज में दीक्षा लेनी होगी? नहीं, मैं इसे जरूरी नहीं समझती हूँ। पर अगर वो जबरदस्ती करें तो? बेटा, इस मामले में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। तू जाकर परेश बाबू से मिल, उनसे बात करके सारा मामला साफ हो जाएगा। राधा? जी बाबा, आप सोए नहीं? तुम अपनी मौसी के बारे में बात करने आई हो ना? जी, पर आप अभी सो जाइए बाबा। नहीं, बैठो। बेटा, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मौसी यहां बहुत तकलीफ में है। दरअसल मैं अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया था। तुम्हारी मौसी के यहाँ रहने से उनकी तकलीफ और बड़ौदा का गुस्सा दोनों बढ़ेंगे। बाबा, मौसी तो काशी धाम जाना चाहती है। मुझे इस बात का एहसास था, तभी मैंने उनके लिए एक घर ठीक भी कर रखा है। पर बाबा, वो किराया कैसे देंगी? तुम्हें पता भी नहीं है, कोलकाता में तुम्हारे दो मकान हैं, एक तुम्हारा और एक सतीश का, और ये घर तुम्हारे बाबा के पैसे से है। वहाँ मौसी अकेली कैसे रहेंगी बाबा? देखो, अगर तुम भी उनके साथ रहो तो अच्छा है। वैसे भी वह घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम, सतीश और तुम्हारी मौसी सुरक्षित रहो। बस मैं यही तो चाहता हूँ। मैं रोज़ आता जाता रहूँगा। बहुत रात हो गई है बेटा, अभी तुम सो जाओ। आप नहीं सोएंगे बाबा? मुझे अभी थोड़ा पढ़ना है बेटा।
विनय बाबू को तो दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। हाँ, वो तो लेनी ही होगी। तो फिर दीक्षा का दिन तय कर लेते हैं। लेकिन दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मतलब? आपका ब्राह्मण समाज में विवाह कैसे होगा? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज के धर्ममत में श्रद्धा रखता हूँ, पर मैं हिंदू समाज का कोई नहीं हूँ। यह तो मैं कह नहीं सकता ना। उफ, तब तो आपसे इस विषय में बात करना ही व्यर्थ है। तो क्या आप हमारा उपकार करने के लिए दया करके हमारी बेटी से शादी करने के लिए राजी हुए थे? जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम बाबा। बाबा, मैंने प्रायश्चित करने का निर्णय किया है। क्यों? बाबा, जेल में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किंतु हमेशा यह लगता रहा जैसे जैसे मैं अपवित्र हो गया हूं। मैं इस आत्मग्लानि के साथ और नहीं रह सकता। मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। तो फिर मुझे पंडितों से परामर्श करना होगा। नहीं, किसी पंडित का मत तुम्हें नहीं लेना होगा। मैं तुम्हें विधान देता हूं और इस बात की अन्यथा नहीं होनी चाहिए। परंतु बाबा। बस, गौर मोहन बाबू के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। अब तक मैं जानता था वो असाधारण है, पर कल मैं जान गया वो महापुरुष है। जब हम लोग उन्हें सम्मान देने गए तो उन्होंने सम्मान की उपेक्षा की। आजकल के ज़माने में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है। देखो अविनाश, अपनी भक्ति से ही तुम मनुष्य का अपमान करते हो। तुमने सोच रखा है कि यह देश एक भांडों की टोली है ना। हर कोई नाच रहा है, वाहवाही ले रहा है। सच्चे कर्म पथ पे चलने वाला कोई नहीं है। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो ठीक, लेकिन वाहवाही विनती करता हूं। आशीर्वाद दीजिए। आपकी तरह इसी निष्काम भाव से भारतवर्ष की गौरव की रक्षा करते हुए हम भी अपना जीवन समर्पित कर सकें। गौरमोहन बाबू, हम सबको आनंद से विमुख ना करें। एक दिन, बस एक दिन आपके साथ हमें भोजन करने का मौका दीजिए। इसके लिए आपको सहमति देनी ही होगी। हाँ, देनी ही होगी। मैं प्रायश्चित के बिना तुम लोगों के साथ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। सुना आप लोगों ने? सुना? गौरमोहन बाबू
हिंदू धर्म की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। प्रायश्चित उत्सव में हम सब लोग एकत्रित होंगे और तभी भोज होगा। तभी भोज होगा। उस दिन देश के बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। हिंदू धर्म आज भी कितना जीवंत है, ये गौर मोहन बाबू की प्रायश्चित कर्म से ही साबित हो जाएगा। गौर मोहन बाबू की जय। गौर मोहन बाबू की जय। गौर मोहन बाबू की जय। गौरमोहन बाबू, क्या आपको मूर्ति में सचमुच विश्वास है? जी बिल्कुल। इतने युगों से सभी की पूजा जहाँ पहुँच रही है, मेरे लिए वो पूजनीय है। तुम ब्रह्मो समाज के संस्कारों में पली बड़ी हो, तभी तुम्हें मेरी बातें समझने में कठिनाई हो रही है। तभी तुम्हें मूर्ति में पत्थर दिखाई देता है और मुझे तुम्हारी मौसी का भक्ति में करुण हृदय दिखाई देता है। मैं इसके प्रति क्रोध और अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ? पर गौरमोहन बाबू, क्या केवल श्रद्धा करना ही काफ़ी है? किस चीज़ पे श्रद्धा की जा रही है, क्या वो सोचना बिल्कुल ज़रूरी नहीं? हमारे देश का कोई भी भक्त मूर्ति को सीमित नहीं मानता। सीमित की सीमा लांघ के ही भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। आपके धर्म विचार आपके निजी अनुभव से है? ईश्वर के प्रति मेरा मन कभी गया ही नहीं। मेरा देश ही मेरा धर्म है। तभी जो लोग मेरे देश का उपहास करते हैं, वो मुझसे सहन नहीं होता। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं सुचरिता। जब से मैंने तुम्हें देखा है, एक नई बात मेरे मन में सदा चक्कर काट रही है। मेरा मानना है कि इस देश को केवल हम पुरुष की दृष्टि से नहीं देख सकते। जिस दिन स्त्रियों को ये बात स्पष्ट रूप से दिखेगी, उसी दिन भारतवर्ष संपूर्ण हो सकेगा। भारतवर्ष के लिए हम पुरुष तो केवल श्रम कर सकते हैं, किंतु दीप जलाकर उनका स्वागत तुम्हारे अलावा भला कौन करेगा? কোন মনি জনার মনোহারা ভুবন মোহন গোরা কোন মনি জনার মনোহারা ওরে রাধার প্রেমে মাতোয়ারা চাঁদ গৌর আমার রাধার প্রেমে মাতোয়ারা ধুলায় যায় ভাই গড়া গড়ি যেতে চাইলে যেতে দেব না, চাইলে যেতে দেব না, না 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 যেতে দেব না, তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব। तुम्हारे बारे में तो इतना सुना है और आज आंखों से देख भी लिया। ये लो मेरे गोपाल का प्रसाद। राधा रानी, ये पूजा का थाल जरा रख कर आना, तब तक मैं इनसे थोड़ा परिचय कर लूं। जी मौसी, आप यहाँ बैठिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे जैसे किसी को कोई जेल में कैसे डाल सकता है? आप जैसे लोग अगर मजिस्ट्रेट होते तो जेलों में तो सिर्फ चूहे और चमगादड़े ही रहते। अरे, मजिस्ट्रेट की आंखें नहीं थी क्या? और तुम तो साक्षात भगवान के ही आदमी हो, वो तो तुम्हारे चेहरे से ही पता चलता है। मुझे जब भी फुर्सत मिलती है, मैं तो राधा रानी से तुम्हारी किताबें पढ़वा कर सुनती हूँ। मैं तो मूर्ख औरत हूँ, पर तुमसे कुछ ज्ञान पा सकूंगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज तुम्हें मेरे पास भोजन करके ही जाना होगा। हाँ, रुको, मैं राधा रानी को बुला देती हूँ। तुम लोग तब तक बातें करो। हाँ।
सुचरिता, ओ, तो आप यहां बैठे हुए? अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। सुना है बहुत कष्ट उठाना पड़ा आपको जेल में? जितना सोचा था उतना नहीं। सुना है आपने, आपके मित्र विनय बाबू अगले बुधवार हमारे ब्राह्मण समाज में दीक्षा ले रहे हैं। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। आपकी सहमति है इसमें? विनय को मेरी सहमति की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है विनय बाबू सच्चे विश्वास के साथ इसके लिए तैयार हुए हैं, या किसी मानव प्रवृत्ति के उत्साह में ये सब कर रहे हैं? विनय के बारे में मैं आपसे बातचीत क्यों करूं? देखिए, इससे मेरे ब्राह्मण समाज का ताल्लुक है, तभी मैंने ये बात उठाई है। पर मैं तो ब्राह्मण समाज का कोई नहीं हूं। सुचरिता, तुमसे एक खास बात करनी है, जरा अंदर चले। गौरमोहन बाबू, आपके लिए जलपान तैयार है, अंदर चले। वो मौसी तो पानू बाबू के सामने आएंगी नहीं, इसलिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आइए। आज्ञा दीजिए पानू बाबू।